जय हिंद दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग घटना चक्र, वस्तुनिष्ठ, जीएस संचय के कंप्यूटर से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर देखेंगे, वो भी व्याख्या के साथ, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन है 2025 वाला, जो कि सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम यूपी ट्रिपल एससी, जेए, जेई, स्टेनो, फॉरेस्ट गार्ड, एसएससी, रेलवे, पेट, टेट, केंद्र और राज्य सिविल सेवा परीक्षा के लिए सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण ये क्लास रहेगी। दोस्तों, हमने इसका 6 लेसन तक कंप्लीट करा दिया, 6 चैप्टर तक पूरा कंप्लीट करा दिया है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग प्लेलिस्ट ज़रूर देख लीजिएगा। आज इस वीडियो में पूरा 7वां चैप्टर पूरा कंप्लीट करेंगे, जिसमें कि कंप्यूटर भाषा हम लोग देखेंगे पूरा इस एक वीडियो में। दोस्तों, और आपका मिला जुला कर 6 चैप्टर और बचा हुआ है, इसको भी जल्द से जल्द हम कराने की कोशिश करेंगे कंप्लीट। आप लोग इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ का लिंक हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। कंप्यूटर भाषा, कंप्यूटर लैंग्वेज। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन को प्रोग्रामिंग भाषा में लिखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी नंबर सही होगा। कोडिंग कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? कोडिंग। व्याख्या देखते हैं, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? कोडिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, एडा लवलेस को। ठीक है दोस्तों, तो व्याख्या देखते हैं, दुनिया का पहला प्रोग्रामर महिला गणितज्ञ एडा लवलेस को माना जाता है। चार्ल्स बेबेज के प्रारंभिक यांत्रिक कंप्यूटर पर उनके कार्यों से उन्हें यह उपलब्धि प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर भाषाओं को मुख्यतः कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। तो कंप्यूटर भाषा को मुख्यतः 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। कौन कौन सा? पहला है आपका निम्न स्तरीय भाषा, लो लेवल लैंग्वेज होता है दोस्तों, और एक हाई लेवल लैंग्वेज होता है। देखिए, लो लेवल लैंग्वेज में आपका मशीनी भाषा और असेंबली भाषा आती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही होगा, स्रोत प्रोग्राम कहा जाता है। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहते हैं? सोर्स प्रोग्राम कहा जाता है। वह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें नए डाटा प्रकार बनाने की क्षमता होती है, उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर सी नंबर सही होगा, एक्सटेंसिबल कहते हैं दोस्तों। वह प्रोग्रामिंग भाषा जिसमें नए डाटा प्रकार बनाने की क्षमता होती है, उसे एक्सटेंसिबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। एक्सटेंसिबिलिटी का मतलब है प्रोग्राम में खुद को एक्सटेंड करने की क्षमता होती है। इसमें फंक्शन को जोड़कर एक प्रोग्राम को बढ़ाया जा सकता है। इसमें नए डाटा टाइप को तैयार करने की क्षमता होती है। निम्न विकल्पों में से कंपाइल टाइम त्रुटि चुनना है इसमें से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, सिंटेक्स त्रुटि, यानी कि देख लेते हैं ऑप्शन नंबर बी, सिंटेक्स त्रुटि होगा। सिंटेक्स एरर को कंपाइल टाइम त्रुटि में शामिल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो भाषा कंप्यूटर में प्रयोग होती है और मनुष्यों की भाषा के समान होती है और समझने में आसान होती है, उसे क्या कहते हैं? तो खाली जगह पे भरेंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी नंबर भरेंगे दोस्तों। क्या भरेंगे? उच्च स्तरीय भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज उसे कहा जाता है। ठीक है, प्रोग्रामिंग भाषाएं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे सी, सी प्लस प्लस, सीओबॉल, ठीक है, कोबोल हो गया, फॉर्ट्रैन हो गया और पास्कल उच्च स्तरीय हाई लेवल लैंग्वेज के उदाहरण हैं। ठीक है, यह भाषा काफ़ी हद तक मनुष्यों की भाषा के समान होती है तथा मतलब अन्य लैंग्वेज की अपेक्षा इन्हें समझना आसान होता है, ईजी होता है। एक सोर्स प्रोग्राम है दोस्तों, तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा, एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतरण। ठीक है, तो इसका व्याख्या देखते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में ट्रांसलेटर जो होता है सोर्स प्रोग्राम कहलाता है। ठीक है, रूपांतरण क्या कहते हैं? सोर्स प्रोग्राम कहते हैं मशीनी भाषा में रूपांतरण करने के बाद इसे पंक्ति वृद्धि यानी कि सीक्वेंस तरीके से कंप्यूटर के कीबोर्ड की सहायता से टाइप कर लिया जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्रोत कोड देखने, संशोधित करने और पुनर्वितरित करने के लिए उपलब्ध है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर होगा ओपन सोर्स। ठीक है, ओपन सोर्स होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा यहाँ पर। ओपन सोर्स जो सॉफ्टवेयर होता है, ये सोर्स कोड वाला सॉफ्टवेयर है, जिसे कोई भी उपयोगकर्ता, यूज़र जो है आपका, निरीक्षण, संशोधित व बढ़ा सकता है इसको। सोर्स कोड सॉफ्टवेयर का वह भाग होता है जिसे अधिकांश कंप्यूटर उपयोगकर्ता जो होते हैं, यूज़र जो होते हैं, कभी नहीं देखते हैं। यह वह कोड है जिसे कंप्यूटर प्रोग्रामर किसी प्रोग्राम या एप्लीकेशन के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए हेरफेर करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर प्रोग्रामर दोस्तों जो होता है, ये ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही होगा आपका, ए नंबर यहाँ करेक्ट होगा। ए में क्या है, कंप्यूटर के लिए सारा थिंकिंग करता है कंप्यूटर प्रोग्रामर, ठीक है। तो इसकी व्याख्या देखा जाए तो एक कंप्यूटर प्रोग्रामर जो होता है कंप्यूटर संबंधित विभिन्न कार्यों का निष्पादन यानी कि एक्सर्शन और कोडों का निर्माण करता है, उनकी जांच करता है, प्रोग्राम बनाता है तथा नए नए सॉफ्टवेयरों का क्या करता है, डिज़ाइन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली जगह यहाँ दिया है, खाली जगह में क्या भरेंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी भरेंगे खाली जगह में, कंट्रोल। खाली जगह में दोस्तों भरेंगे कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, ऐसे शब्द हैं जिन्हें प्रोग्रामिंग भाषा ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। व्याख्या देखिए, कंट्रोल स्ट्रक्चर ऐसे शब्द हैं जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग के लिए अलग रखा है, इसका एक अलग ब्लॉक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंप्यूटर प्रोग्राम दोस्तों जो है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए नंबर सही होगा, अनुदेशों का एक ऐसा सेट है जो समस्या सुलझाने अथवा कार्य के निष्पादन में कंप्यूटर को समर्थ बनाता है, कंप्यूटर प्रोग्राम, ठीक है। तो एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो है आपका कमांड का एक ऐसा सेट है जो समस्या सुलझाने अथवा कार्य के एग्जीक्यूट में कंप्यूटर को समर्थ बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर लैंग्वेज के 1S और 2S को व्यक्ति द्वारा समझ सकने योग्य कैरेक्टरों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए नंबर सही होगा, डी कोडिंग इसको कहते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर भाषा के 1S और 2S को व्यक्ति द्वारा समझ सकने योग्य कैरेक्टर में परिवर्तित करने की प्रक्रिया जो है आपका प्रोसेस डी कोडिंग कहलाती है। डी कोडिंग कोड को टेक्स्ट या फिर किसी भी अन्य प्रारूप में परिवर्तित करने की प्रोसेस है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी नंबर सही होगा, कोडिंग सिस्टम इसको कहा जाता है। अक्षरों तथा जो चिन्ह होते हैं उसको बाइट में स्टोर करने के लिए आपका कोडिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली जगह पे क्या भरेंगे? ऑप्शन नंबर सी भरेंगे, बाइट कोड। बाइट कोड एक मशीन भाषा है जिसमें जावा स्रोत को संकलित किया गया है, ठीक है। बाइट कोड एक मानक मशीन भाषा है, आपका स्टैंडर्ड मशीन लैंग्वेज है जिसमें जावा सोर्स को आपका संकलित किया गया है। यह सोर्स कोड व मशीन कोड के बीच एक मध्यवर्ती कोड है। यह एक निम्न स्तरीय कोड है, ये एक शॉर्ट कोड के संकलन का परिणाम है जो उच्च स्तरीय भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर किस प्रकार की लैंग्वेज को समझता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मशीनी भाषा को कंप्यूटर समझता है। दोस्तों याद रखिएगा, कंप्यूटर मशीनी भाषा अर्थात 0 एवं 1 को समझता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की मशीनी भाषा आधारित है, किस पे आधारित है? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बूलिये बीज गणित पर आधारित है कंप्यूटर की मशीनी भाषा, ठीक है। कंप्यूटर का जो मशीन लैंग्वेज है ये बूलिये बीजगणित मतलब बूलियन अलजेब्रा पर आधारित है, ठीक है। उल्लेखनीय है कि आधुनिक कंप्यूटर जिन्हें डिजिटल मशीन कहा जाता है केवल एक ही भाषा समझते हैं और वह है बाइनरी भाषा, ठीक है। बाइनरी भाषा में मात्र 2 ही अंक होते हैं, 0 तथा 1, ठीक है। इस बाइनरी भाषा को कंप्यूटरों की मशीनी लैंग्वेज कहा जाता है। याद रखिएगा, 0 और 1 होता है सिर्फ भाषा, इसमें बाइनरी भाषा में सिर्फ 2 अंक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशीन लैंग्वेज खाली जगह में ऑप्शन नंबर डी भरेंगे, सीपीयू प्रोसेसिंग कोड का प्रयोग करती है, ठीक है। और मशीन लैंग्वेज जो है आपका सीपीयू प्रोसेसिंग कोड का प्रयोग करती है। मशीन लैंग्वेज जो है कंप्यूटर की आधारभूत भाषा है। यह केवल 0 और 1 2 अंकों के प्रयोग से निर्मित श्रृंखला में लिखी जाती है। यह एकमात्र कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि कंप्यूटर द्वारा सीधे सीधे समझी जाती है। मशीनी भाषा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही होगा आपका, मशीन डिपेंडेंट है, ठीक है। तो कंप्यूटर बिना किसी अनुवादक प्रोग्राम की सहायता से केवल एक ही प्रोग्राम को समझता है जिसे मशीनी लैंग्वेज कहा जाता है। बाइनरी कोड ओएस तथा 1S के रूप में दिए जाने वाले निर्देशों को भी मशीनी भाषा ही कहा जाता है। इस भाषा में लिए गए कोड कंप्यूटर स्पेसिफिक, कंप्यूटर विशेष या फिर मशीन डिपेंडेंट होता है क्योंकि मशीनी भाषा में दिए जाने वाले निर्देश प्रत्येक कंप्यूटर पर अलग अलग कार्य करते हैं। प्रोग्रामर के लिए इस भाषा को लिखना बहुत ही कठिन होता है तथा ये एरर प्रोन भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर भाषा केवल बाइनरी कोड में लिखी जाती है? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मशीनी भाषा, ठीक है दोस्तों। पास्कल सी व सी हैज़ उच्च स्तरीय भाषाएं हैं। इन्हें लिखने के लिए अंग्रेजी के अक्षरों, संख्याओं तथा चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जबकि निम्न स्तरीय भाषा जैसे मशीनी भाषा को केवल बाइनरी कोड 0 व 1 में लिखा जाता है। इस भाषा को फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज भी कहा जाता है,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशीनी भाषा दोस्तों खाली जगह में भरेंगे, ऑप्शन नंबर डी भरेंगे, उपयुक्त सभी। यानी कि मशीनी भाषा वह है जिसमें सर्वप्रथम कर्मादेशों को लिखा गया। बी नंबर है एकमात्र भाषा जो कंप्यूटर समझता है। सी नंबर है एक प्रकार के कंप्यूटर की भाषा जो दूसरे प्रकार के कंप्यूटर की भाषा से भिन्न है। ये तीनों होगा, ठीक है, मशीनी भाषा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा, उपयुक्त सभी, ठीक है। मशीनी भाषा एक निम्न स्तर यानी लो लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग भाषा है। यही एकमात्र भाषा है जिसे कंप्यूटर समझ सकता है। सर्वप्रथम कर्मादेशों को मशीनी भाषा में ही लिखा गया था। यह एक प्रकार के कंप्यूटर की भाषा है जो अन्य कंप्यूटर की भाषा से डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीनी लैंग्वेज का प्रयोग करती है। ऑप्शन नंबर बी होगा न्यूमेरिक कोड, ठीक है, न्यूमेरिक कोड। मशीनी भाषा जो है आपका, मशीनी लैंग्वेज जो होता है न्यूमेरिक कोड का प्रयोग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड जनरेशन में बाइनरी लैंग्वेज के बाद दोस्तों खाली जगह पे भरेंगे असेंबली लेवल लैंग्वेज। असेंबली लेवल लैंग्वेज आपका इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। प्रथम ये जो फर्स्ट जनरेशन की मशीन लैंग्वेज बाइनरी लैंग्वेज के बाद सेकंड जनरेशन की भाषा जो है आपका असेंबली भाषा का प्रचलन हुआ। याद रखिएगा असेंबली लैंग्वेज क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। इसकी व्याख्या देखिए, कंप्यूटिंग सिस्टम में दो प्रकार की भाषाओं हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। असेंबली भाषा एक निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है, लो लैंग्वेज टाइप का भाषा है, जिसमें प्रत्येक आपका कथन स्टेटमेंट जो है एक एकल मशीन कोड निर्देश इंस्ट्रक्शन के सदृश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक असेंबली भाषा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए होगा, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, एक असेंबली भाषा है, ठीक है। वह भाषा जो निर्देशों अथवा भंडारण मतलब स्टोरेज लोकेशन को अंकों के स्थान पर अक्षरों अथवा चिन्हों द्वारा अंकित करने की सुविधा प्रदान करते हैं। असेंबली भाषा या फिर सिंबॉलिक भाषा कहते हैं। यह एक निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग यानी लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रकार है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जावा, खाली जगह पे क्या भरेंगे, जावा जो है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी भरेंगे, उच्च स्तरीय भाषा लैंग्वेज का उदाहरण है ये, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज का एक एग्जाम्पल है जावा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर द्वारा एक प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा में लिखने के निम्न चरण हैं। तो यहाँ पर कथन दिया हुआ है दोस्तों, तो यहाँ पर नीचे दिए गए विकल्पों में से चरण का सही क्रम वाले ऊपर का चयन कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्रम से इसको यहाँ पर सजाना है, ये जो स्टेटमेंट यहाँ पर दिया हुआ है। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो रहा है, मतलब पहले स्थान पर ये अगर सजाया जाए तो पहले नंबर पर 2 आएगा, ठीक है। पहले नंबर पर आपका क्या आएगा, 2 आएगा। सोर्स प्रोग्राम को मेमोरी में संकलित किया जाता है तथा पढ़ा जाता है। फिर दूसरे नंबर पर क्या आएगा, तीसरा आएगा। पहले नंबर पर 2 आया, दूसरे नंबर पर 3 वाला आएगा। ये संग्राहक मेमोरी में स्थित प्रोग्राम को पढ़ता है, ये आ गया दूसरे नंबर पर। थर्ड पे 1 आएगा, 1 नंबर ये आपका थर्ड पे आएगा, ठीक है, 1 वाला जो है। यह प्रोग्राम ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में संग्रहित होता है। और फोर्थ नंबर पे दोस्तों कौन सा आएगा, फोर्थ नंबर पर चौथा ही रहेगा, ठीक है। मशीन भाषा नियमित रूप से डाटा को पढ़ने तथा लिखने के लिए होती है। उसके बाद क्या होता है, 5वें नंबर पर 5वां ही रहेगा, ठीक है। तो संग्राहक को मेमोरी से अलग किया जा सकता है, ये आपका सीक्वेंस में यहाँ पे सजा हुआ है, यानी कि 2 3 1 4 5, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए नंबर यहाँ पर करेक्ट होगा आपका। व्याख्या में देख लीजिए, यहाँ पे सीक्वेंस से सजा हुआ चरण, पहला स्टेप क्या होगा दोस्तों, सोर्स प्रोग्राम को मेमोरी में आपका लोडेड किया जाता है तथा पढ़ा जाता है। फिर उसके बाद सेकंड क्या होता है, आपका कंपाइलर मेमोरी में स्थित प्रोग्राम को पढ़ता है। फिर थर्ड में क्या होता है, यह प्रोग्राम ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में संग्रहित होता है, ठीक है, मतलब संग्रहित होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, फोर्थ में क्या होता है, मशीन भाषा नियमित रूप से डेटा को पढ़ने के लिए होती है। और फिफ्थ में क्या होता है, कंपाइलर को मेमोरी से अलग किया जाता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से विकल्प ए नंबर सही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को समतुल्य मशीन लैंग्वेज के प्रोग्राम में बदल देता है, उस प्रोग्राम को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, असेंबलर कहा जाता है, ठीक है, असेंबलर कहा जाता है उसको। भाषा प्रोसेसर एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है जो स्रोत कोड या फिर प्रोग्राम कोड का अनुवाद मशीन कोड में करता है। असेंबलर आपका एक ऐसा ही भाषा प्रोसेसर है जो कंप्यूटर प्रोग्राम के सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड या फिर मशीन कोड में परिवर्तित करता है। यह एक विशिष्ट प्रकार के प्रोसेसर के लिए बनाई गई एक निम्न स्तरीय भाषा, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। कोडांतरण भाषा है, क्या है ये, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मशीन पर निर्भर ये भाषा है, मशीन पर डिपेंडेंट भाषा है दोस्तों। असेंबली भाषा एक लो लेवल लैंग्वेज है जो मशीन भाषा पर निर्भर करती है। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग भाषा की दूसरी सेकंड जनरेशन है, ठीक है। मशीन भाषा द्वारा प्रोग्राम तैयार करने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए कंप्यूटर वैज्ञानिकों ने एक अन्य कंप्यूटर भाषा का निर्माण किया। इस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा को आपका असेंबली लैंग्वेज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर इस क्रम में प्रयोग को निष्पादित करता है।
देखिए इसका क्रम में बी नंबर सही होगा, ये क्रम से है। फैच हो गया दोस्तों, फिर डिकोड हो गया, फिर एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर होगा। कंप्यूटर इस क्रम में प्रयोग को क्या करता है, निष्पादित करता है। किस क्रम में, बी नंबर यहाँ पर सही होगा, ठीक है। व्याख्या भी सेम वही दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली जगह पे क्या भरेंगे, ऑप्शन नंबर ए भरेंगे दोस्तों। ए में है दोस्तों स्यूडो कोड। स्यूडो कोड आपका ह्यूमन लैंग्वेज तथा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बीच एक क्रॉस है। यह एक डिजाइनिंग टूल है जिसका उपयोग मुख्य रूप से कंप्यूटर प्रोग्राम डिजाइनिंग जैसे एल्गोरिदम में किया जाता है। ओरेकल है दोस्तों, क्या ऑप्शन नंबर सी नंबर सही होगा। डेटा सॉफ्टवेयर है दोस्तों ये ओरेकल, ठीक है। ओरेकल एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है जिसका निर्माण एवं जो मार्केटिंग होती है ओरेकल कॉर्पोरेशन द्वारा किया गया है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऐसे प्रोग्राम का संग्रह है। और दोस्तों डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऐसे प्रोग्राम का संग्रह है जो यूज़र को डेटाबेस की संरचना करने एवं उसका मेंटेन करने की क्षमता प्रदान करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज के आपका समतुल्य प्रोग्राम में बदलता है, उसको क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी नंबर सही होगा। कंपाइलर उसको कहते हैं दोस्तों। कंपाइलर कहा जाता है कंप्यूटर प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा के प्रोग्राम को मशीनी भाषा के समतुल्य प्रोग्राम में एक साथ ही परिवर्तित करता है। उस भाषा प्रोसेसर को कंपाइलर कहा जाता है। कंपाइलर की मुख्य विशेषता यह है कि यह केवल उसी भाषा के प्रोग्रामों का अनुवाद करता है जिसके लिए यह लिखा गया है। इसमें आपका डीबग करने में प्रोग्रामर को अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपाइलर एक अनुवाद करने वाला प्रोग्राम है जो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जो ट्रांसलेट करता है एंटायर सोर्स प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में, ठीक है। वो कंपाइलर एक अनुवाद करने वाला प्रोग्राम इसको कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। दोस्तों कंपाइलर क्या है, तो ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सॉफ्टवेयर है ये कंपाइलर, ठीक है। कंपाइलर किसी कंप्यूटर के सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग होता है। कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम है जो किसी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम का ट्रांसलेट किसी कंप्यूटर की मशीनी भाषा में कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसके द्वारा एक स्रोत प्रोग्राम सीधे एक सी फाइल में परिवर्तित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कंपाइलर, ठीक है। कंपाइलर, तो कंपाइलर स्रोत कोड को मशीनी कोड में परिवर्तित करता है। यह एक स्रोत कोड को सीधे .exe फाइल में परिवर्तित करता है। इस भाषा प्रोसेसर की विशेषता यह है कि यह केवल उसी भाषा के प्रोग्रामों का अनुवाद करता है जिसके लिए यह लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपाइलर के लिए दोस्तों सत्य कथन का इसमें से चुनना है। सत्य कथन कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, मतलब उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर होगा। व्याख्या इसकी देख लेते हैं। एक प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा के निर्देशों को मशीनी भाषा में एक साथ ही परिवर्तित करता है कंपाइलर कहलाता है। यह स्रोत कोड को मशीनी कोड में परिवर्तित कर देता है। इस मशीनी कोडों को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम या फिर ऑब्जेक्ट कोड के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कंपाइलर के बारे में सत्य नहीं है, कौन सा कथन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, यह प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में शामिल होता है। यह कथन जो कंपाइलर के बारे में सही नहीं है, बाकी जो कथन दिए हुए हैं ये सही है। यह उच्च स्तरीय हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषा को असेंबली भाषा या फिर मशीन कोड में ट्रांसलेट करने का कार्य करता है। इसका कार्य सोर्स कोड को एग्जीक्यूशन प्रोग्राम में बदलना है, परंतु यह प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में शामिल नहीं होता है। यह सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है ये। नेक्स्ट है इसमें दोस्तों कंपाइलर, खाली जगह पे क्या भरेंगे, ऑप्शन नंबर दोस्तों भरा जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई नंबर भरेंगे, ई नंबर, ठीक है। ऑप्शन ई में क्या दिया है, कंपाइलर जो है आपका स्रोत कोड का ऑब्जेक्ट कोड में अनुवादक है ये, ठीक है। इसका हम लोग ये देख लेते हैं व्याख्या। कंपाइलर एक या अधिक कंप्यूटर प्रोग्रामों का समूह होता है जो किसी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को किसी दूसरी भाषा में बदल देता है। जिस कंप्यूटर भाषा में मूल प्रोग्राम है उसे आपका सोर्स लैंग्वेज कहते हैं तथा इस प्रोग्राम को सोर्स कोड कहते हैं। इसी प्रकार जिस भाषा में सोर्स कोड को बदला जाता है उसे आपका टारगेट लैंग्वेज लक्ष्य भाषा कहते हैं एवं इस प्रकार प्राप्त कोड को ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी त्रुटि की जांच एक कंपाइलर कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए नंबर होगा आपका। ए में दोस्तों सिंटेक्स त्रुटि, सिंटेक्स जो एरर होता है उसकी जांच कंपाइलर कर सकता है, ठीक है। तो कंपाइलर एक भाषा प्रोसेसर है जो पूरे प्रोग्राम को एक साथ मशीनी भाषा में परिवर्तित कर एक साथ गलतियां बताता है या सिंटेक्स एरर की जांच कर सकता है। कंपाइलर द्वारा खोजी गई गलतियों को क्या कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सिंटेक्स एरर कहा जाता है दोस्तों। कंपाइलर द्वारा खोजी गई एरर को क्या कहते हैं, सिंटेक्स एरर कहते हैं। इन त्रुटियों में आपका वर्तनी संबंधी त्रुटियां यानी कि स्पेलिंग एरर आदि सम्मिलित है। इन गलतियों के कारण जो एरर होता है, इन एरर के कारण प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपाइलिंग, ऑप्शन नंबर ए भरा जाएगा इसमें। एरर फ्री प्रोग्राम क्रिएट करता है।
कंपाइलिंग क्या करता है दोस्तों, एरर फ्री प्रोग्राम जो है क्रिएट करता है कंपाइलिंग, ठीक है। कंपाइलर सिंटैक्स एरर को दर्शाता है, ठीक है। देखिए कंपाइलिंग जो है आपका एरर फ्री प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, कंपाइलर जो है आपका सिंटैक्स एरर को दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकलक का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए नंबर यहाँ पर होगा, उच्च स्तरीय भाषा कोडों को मशीनी कोड में बदलने के लिए संकलक का प्रयोग किया जाता है। इसकी व्याख्या देखिए, कंपाइलर का प्रयोग किसी भी उच्च स्तरीय कंप्यूटर हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को आपका उसके निम्न स्तर की कंप्यूटर भाषा लो लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज या फिर मशीनी कोडों में परिवर्तित करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर हार्ड लेवल लैंग्वेज सोर्स कोड को मशीन कोड में अनुवाद करने में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए होगा, कंपाइलर का यूज किया जाता है दोस्तों। कंपाइलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हाई लेवल लैंग्वेज सोर्स कोड को मशीन कोड में अनुवाद करने हेतु प्रयुक्त होता है, जबकि दोस्तों असेंबलर जो होता है, असेंबलर सॉफ्टवेयर असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में अनुवाद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कोडांतरण भाषा यानी कि असेंबली लैंग्वेज का यंत्र कूट यानी कि मशीन कोड में अनुवाद कौन करता है? ऑप्शन नंबर सी होगा, असेंबलर करता है दोस्तों। असेंबलर का प्रयोग जो है असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में अनुवाद करने के लिए किया जाता है, जबकि कंपाइलर व इंटरप्रेटर का प्रयोग हाई लेवल लैंग्वेज HLL को लो लेवल लैंग्वेज में परिवर्तित करने के लिए इसका किया जाता है यूज़। तो कंपाइलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हाई लेवल लैंग्वेज को एक ही बार में मशीनी भाषा में आपका ट्रांसलेट कर सभी गलतियों मशीनी भाषा में ट्रांसलेट करके सभी गलतियों यानी कि जो भी बग्स होते हैं उसको आपका लाइन क्रम में आपका इन्फॉर्म करने में प्रयुक्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोडांतरण यानी कि असेंबलर एक प्रोग्राम है, वह निम्न में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर, कोडांतरण से मशीन तक, ठीक है। कोडांतरण से मशीन तक यानी कि असेंबलर एक ऐसा प्रोग्राम है जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा प्रोग्राम का कथन दर कथन मशीन भाषा प्रोग्राम में अनुवाद करता है वो क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर सी नंबर सही होगा, इंटरप्रीटर कहते हैं, इंटरप्रीटर। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा प्रोग्राम को कथन दर कथन मशीन भाषा प्रोग्राम में अनुवाद करता है उसे इंटरप्रेटर कहते हैं। यह एक एक कर लाइन की गलतियों को ढूंढता है, वह एरर जो होता है एरर को डीबग करना प्रोग्रामर के लिए आसान होता है। फिर उसके बाद, ठीक है, एरर को ढूंढता है जिसकी वजह से प्रोग्रामर को ईजी होता है, ठीक है, त्रुटियों को डीबग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो एक्सक्यूजन में धीमा है कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए नंबर सही होगा, इंटरप्रीटर। इंटरप्रीटर लैंग्वेज दोस्तों एक लैंग्वेज प्रोसेसर है जो आपका इम्प्लीमेंटेशन कमांड को सीधे एग्जीक्यूट करता है। यह किसी प्रोग्राम को पहले से ही कंपाइल नहीं करता, इसलिए यह एग्जीक्यूशन में धीमा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोग्राम में होता है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर सी नंबर यहाँ पर सही होगा। सी में क्या दिया हुआ है, कंप्यूटर की भाषा में लिखित एल्गोरिदम्स, ठीक है। तो व्याख्या इसकी देखा जाए तो कंप्यूटर प्रोग्राम में कंप्यूटर सिस्टम को ज़रूरत के अनुसार चलाने के इंस्ट्रक्शन का एक समूह दिया जाता है। इसमें कंप्यूटर की भाषा में आपका लिखित एल्गोरिदम्स रिटेन इन कंप्यूटर लैंग्वेज होता है, जिन्हें भाषा प्रोसेसर की सहायता से कंप्यूटर के समझने योग्य बनाया या फिर परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रदत्त समस्या के लिए समाधान तक पहुंचने का चरणचा विवरण इससे निम्न में से कौन सी शब्दावली परिभाषित होती है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों, एल्गोरिदम, ठीक है, एल्गोरिदम इसको बोला जाता है। तो एल्गोरिदम के अंतर्गत किसी प्रदत्त समस्या के लिए यानी कि सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए आपका स्टेप वाइज वितरण को शामिल किया जाता है, स्टेप वाइज वितरण को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिकर्सिव एल्गोरिदम को लागू करने के लिए मुख्य रूप से किस डाटा स्ट्रक्चर का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा दोस्तों, स्टैक का उपयोग किया जाता है। दोस्तों रिकर्सिव एल्गोरिदम को लागू करने के लिए मुख्य रूप से स्टैक LIFO यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, इसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा, LIFO का लास्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर का उपयोग किया जाता है। वह प्रक्रिया जिसमें कोई फंक्शन स्वयं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट रूप से कॉल करता है उसे आपका रिकर्सन कहा जाता है, और संबंधित फंक्शन को आपका रिकर्सिव फंक्शन कहा जाता है।
उसे क्या कहा जाता है, जिसमें किसी समस्या को हल करने के लिए इंस्ट्रक्शन को एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों, एल्गोरिदम कहा जाता है उसको, ठीक है, एल्गोरिदम कहा जाता है उसको। एल्गोरिदम द्वारा किसी प्रॉब्लम को हल करने के इंस्ट्रक्शन को एक के बाद एक मतलब स्टेप बाय स्टेप लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्गोरिदम को पढ़े तथा चुने कि इनमें किस प्रकार की छटाई का उपयोग हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों सेट ए इज इक्वल टू 0 वाइल अभी तक छटाई नहीं हुई है, सबसे छोटा बिना छटाई वाला आइटम ज्ञात करें। सबसे छोटे सेट ए से a+1 द्वारा प्रथम बिना छटाई वाले आइटम को स्वैप मतलब अदला बदली करें। तो इसमें अगर देखा जाए इस क्वेश्चन के हिसाब से तो ऑप्शन नंबर सी होगा, चुनाव, ठीक है, चुनाव। तो दिया गया एल्गोरिदम है दोस्तों क्या है, सेट ए इज इक्वल टू 0 वाइल नॉट स्टार्टेड एट, फाइंड द स्मॉलेस्ट रीस्टोर्ड आइटम, स्वैप फर्स्ट अनसॉर्टेड आइटम विद द स्मॉलेस्ट सेट ए टू a+1। इस एल्गोरिदम में सिलेक्शन चुनाव प्रकार की शॉर्टिंग छटाई का उपयोग हो रहा है, मतलब चुनाव प्रकार की शॉर्टिंग का यूज़ हो रहा है, छटाई का यूज़ हो रहा है इस तरह के एल्गोरिदम में, ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा, ठीक है। देवाधारी खोज एल्गोरिदम यह मानता है कि व्यूह में व्यवस्थित इकाई, खाली जगह में क्या भरेंगे, ऑप्शन नंबर बी भरेंगे, वर्गीकृत है तथा यह मध्य की जानकारी पता लगाता है या आधे व्यू को तुलना के आधार पर समाप्त करता है, वर्गीकृत, ठीक है। द्विव आधारित खोज एल्गोरिदम यानी कि बाइनरी सर्च एल्गोरिदम यह मानता है कि एरे में मतलब यू में व्यवस्थित इकाई वर्गीकृत यानी कि सॉर्टेड है तथा यह आइटम की जानकारी पता लगाता है या आधे यानी कि हाफ ऑफ एरे को तुलना के आधार पर समाप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फैक्ट एन इफ एन इक्वल टू 0 एल्स रिटर्न एन फैक्ट एन 1। तो उपयुक्त एल्गोरिदम मतलब ये जो एल्गोरिदम दिया हुआ है तो ये खाली जगह में क्या भरेंगे, ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यावर्तन का एक विशिष्ट उदाहरण है ये जो एल्गोरिदम दिया हुआ है, ठीक है। इसकी व्याख्या देख लीजिए, फैक्ट एन इफ एन इज इक्वल टू 0 एल्स रिटर्न एन फैक्ट एन 1। तो यह एल्गोरिदम जो है आपका प्रत्यावर्तन यानी कि फीकर्षण का उदाहरण है। इस एल्गोरिदम में यदि n का मान 0 होगा तो यह रिटर्न क्या करेगा, 1 करेगा, अन्यथा रिटर्न n फैक्ट n 1 को एग्जीक्यूट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा अपने घर के विपरीत स्थित स्कूल जाने के लिए सड़क पार करना चाहता है। बच्चा सड़क पार करने के पूर्व बाईं और तथा दाईं ओर देखता है, यह जानकर कि कोई वाहन आ नहीं रहा, वह सड़क पार कर विद्यालय पहुंच जाता है। उपरोक्त स्थिति में बच्चे के द्वारा किए कार्य में किस प्रकार के एल्गोरिदम का प्रयोग किया जाता है। ध्यान से क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा एक बार और इसको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा, चुनाव, ठीक है, सिलेक्शन का मतलब इस स्थिति में दिएगा जो सिचुएशन क्वेश्चन के हिसाब से बच्चे द्वारा सिलेक्शन एल्गोरिदम का प्रयोग किया जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये फ्लो चार्ट वाला क्वेश्चन है। दिए गए चित्र को आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिएगा पहले, ठीक है, चित्र को आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। तो यहाँ खाली जगह पे क्या भरेंगे दोस्तों, तो खाली जगह पे ऑप्शन नंबर सी भरा जाएगा, पुनरावृत्ति प्रक्रिया को निरूपित कर रहा है। देख रहे हैं मतलब आपका क्या हो रहा है, ये रिपीटेशन यहाँ पर हो रहा है, देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर क्या हो रहा है, रिपीटेशन। दिए गए फ्लो चार्ट में आपका रिपीटेशन को निरूपित किया गया है, ठीक है। एक ER डायग्राम में एलिप्स किसका घोतक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी होगा, फील्ड्स का, ठीक है, किसका, फील्ड्स का। एक ER डायग्राम में एलिप्स फील्ड्स का घोतक होता है। देखिए ER का यहाँ पर फुल फॉर्म भी देख लीजिए, एंटिटी रिलेशनशिप, ठीक है। डायग्राम में प्रयुक्त होने वाला आयन कौन कौन से निम्न है दिए हुए, तो आयत, रेक्टेंगल या एंटिटी के समूह को प्रदर्शित करता है। और आपका एलिप्स क्या होता है दोस्तों, दीर्घवृत्त क्या होता है दोस्तों, दीर्घवृत्त यह एट्रीब्यूट तथा आंशिक एट्रीब्यूट को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। और डायमंड्स जो होता है दोस्तों यह रिलेशनशिप समूह को प्रदर्शित करता है। और लिंक होता है या रेखाओं को प्रदर्शित करता है दोस्तों, लिंक जो होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से डेटा फ्लो डायग्राम के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर डी कथन यहाँ पर सही नहीं है।
FD यह सूचना उपलब्ध कराता है कि क्या प्रोसेसर क्रम में या फिर समांतर रूप से संचालित होगा। और जो बाकी जो आपका दोस्तों दिया है डेटा फ्लो डायग्राम के बारे में, ये कथन सब सही है, ठीक है, ये सब कथन सही सिवाय डी को छोड़कर। डी आंसर यहाँ पर होगा। पूछा है कौन सा कथन गलत है, ये पूछा है, ठीक है। तो इसका व्याख्या देखते हैं। डाटा फ्लो डायग्राम एक डिजाइनिंग उपकरण यानी कि डिजाइनिंग डिवाइस है जिसका यूज जो है आपका सिस्टम डिजाइन के लिए आपका टॉप डाउन दृष्टिकोण में किया जाता है। यह सूचना तंत्र इंफॉर्मेशन सिस्टम के द्वारा डेटा प्रभाव का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये, ठीक है। किसी प्रोग्राम को चित्र के रूप में रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए होगा फ्लो चार्ट उसको कहते हैं, ठीक है। फ्लो चार्ट, किसी प्रोग्राम को हम लोग अगर डायग्राम में दिखाते हैं तो उसको फ्लो चार्ट कहा जाता है। किसी प्रोग्राम को चित्र के रूप में रिप्रेजेंट करना क्या कहते हैं? फ्लो चार्ट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा डाटा संग्रह की व्यवस्था नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों प्रोग्राम फ्लो चार्ट जो है आपका डाटा संग्रह की व्यवस्था नहीं है ये। और उपयुक्त दिए गए विकल्पों में आपका जो आपका इंटरव्यू जो है, इंटरव्यू हो गया, प्रश्नावली हो गया आपका, तथा ऑन साइट अवलोकन डाटा जो आपका ये ऑप्शन में और जो दिया हुआ है कि ये ऑन शॉट डाटा संग्रह की व्यवस्थाएं हैं। जबकि प्रोग्राम फ्लो चार्ट के द्वारा प्रोग्राम को डिज़ाइन और विश्लेषण किया जाता है। प्रोग्राम जो फ्लो चार्ट होता है इसके द्वारा क्या किया जाता है दोस्तों? प्रोग्राम की डिज़ाइनिंग और विश्लेषण किया जाता है इसके द्वारा, ठीक है। तो इस हिसाब से ये डाटा संग्रह नहीं है, ठीक है। और ये सब तीनों है, बाकी बी, सी और डी ऑप्शन जो दिया हुआ है। फ्लो चार्ट में एक वृत्त क्या दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा कनेक्टर को दर्शाता है दोस्तों। फ्लो चार्ट में एक वृत्त जो सर्किल होता है वो कनेक्टर को दर्शाता है जो बिना रेखा खींचे फ्लो चार्ट के किसी एक बिंदु को दूसरे बिंदु से जोड़ता है। रेक्टेंगल प्रोसेस को आपका ओवल एलिप्स या ये टर्मिनेट को तथा डायमंड निर्णय डिसीजन को दर्शाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोरट्रान को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों फार्मूला ट्रांसलेटर इसको कहा जाता है। फोरट्रान को, ठीक है, फोरट्रान जिसे फार्मूला ट्रांसलेटर भी कहा जाता है एक उच्च स्तरीय हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका विकास जॉन बेकर के नेतृत्व में IBM में कंप्यूटर प्रोग्रामरों के एक छोटे से दल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक कंप्यूटर भाषा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा विंडोज़ 98 जो दोस्तों हैं ये कंप्यूटर भाषा नहीं है। विंडोज़ 98 कंप्यूटर की भाषा नहीं है, बल्कि C++ जो ऑप्शन में और दिया है C++, पास्कल हो गया आपका और फोरट्रान हो गया, ये कंप्यूटर की भाषाएं हैं ये तीनों, ठीक है। और विंडोज़ 98 क्या है दोस्तों? ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस है, GUI है। यह फोल्डर की फाइलों में स्थित इंफॉर्मेशन को उच्च सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। विंडोज़ 98 कंप्यूटर भाषा कोबोल का विकास किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी होगा ग्रेस हॉपर ने किया था दोस्तों। कोबोल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। इस भाषा के इंस्ट्रक्शन व वाक्य की संरचना अंग्रेजी के समान होती है। इसे ग्रेस हॉपर द्वारा डेवलप किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर भाषा सी, फोरट्रॉन और कोबोल उदाहरण है, किसका उदाहरण है? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, तीसरी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा का ये उदाहरण है। कंप्यूटर भाषा सी, फोरट्रॉन तथा कोबोल तीसरी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा है जिसे उच्च स्तरीय कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हाई लेवल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी पीढ़ी की कंप्यूटर भाषा को असेंबली लैंग्वेज के रूप में जाना जाता है। तीसरी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा अधिक मशीन स्वतंत्र और अधिक प्रोग्रामर अनुकूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रोग्राम हेतु डेवलप की गई सर्वप्रथम लैंग्वेज कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा, फोरट्रॉन है, ठीक है, फोरट्रॉन है दोस्तों। कंप्यूटर प्रोग्राम हेतु डेवलप की गई सर्वप्रथम लैंग्वेज क्या है? फोरट्रॉन है। पास्कल क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ये कंप्यूटर भाषा है, ठीक है। पास्कल एक कंप्यूटर लैंग्वेज है, यह एक उच्च स्तरीय हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रक्चर्ड कोड लिखने के लिए कौन सी भाषा बेहतर है? तो ऑप्शन नंबर ए नंबर सही होगा पास्कल, ठीक है। तो किसी भी प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग बेहतरीन पठनीयता व इंडेंट के लिए किया जा सकता है, परंतु पास्कल अपने वाक्य विन्यास यानी कि सिंटैक्स वास्तुकला की प्रकृति से संरचित प्रोग्रामिंग प्रथाओं को प्रोत्साहित करता है और प्रोग्रामर को समाधान विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है। अतः दिए गए विकल्पों में से पास्कल स्ट्रक्चर्ड कोड लिखने के लिए बेहतर विकल्प होगा, सबसे बेहतर।
निम्न में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो ऑप्शन नंबर सी है पास्कल। पास्कल जो है आपका वैज्ञानिक क्षेत्रों में प्रयोग होने वाली भाषा पास्कल है, ठीक है। इंटरनेट में प्रयुक्त होने वाली भाषा कौन सी? ऑप्शन नंबर ए से होगा जावा। जावा है, ठीक है। इंटरनेट में प्रयुक्त होने वाली कंप्यूटर लैंग्वेज जावा है, ठीक है। किसने बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज का डेवलपमेंट किया था, विकास किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों डी नंबर सही होगा, जॉन जी कैमी ने, ठीक है। जॉन जी कैमी एवं थॉमस कुर्टन ने वर्ष 1964 में बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज का विकास किया था। कोबोल क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ये कंप्यूटर भाषा है कोबोल, ठीक है। कोबोल वास्तव में एक कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ठीक है। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज का संक्षिप्त रूप है, याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म, ठीक है। यह एक हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज है। इस भाषा का विकास जो है आपका कॉमर्शियल हितों के लिए किया गया है, कॉमर्शियल फायदे के लिए। इनमें से कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, अंग्रेजी। तो दोस्तों दिए गए विकल्पों में अंग्रेजी कंप्यूटर भाषा नहीं है, बल्कि यह कम्युनिकेशन लैंग्वेज है, जबकि शेष जो है अन्य जो है आपका ये कंप्यूटर भाषा है। अंग्रेजी क्या है दोस्तों? कम्युनिकेशन लैंग्वेज है, ठीक है। और बाकी फोर्ट्रॉन, पास्कल और कोबल जो है आपका ये कंप्यूटर भाषा है, ठीक है। तो नहीं के बारे में बात किया तो अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर डी। कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, व्यावसायिक कार्य के लिए यूज होता है इसका कोबोल का, ठीक है। तो कोबोल भाषा का प्रयोग जो है आपका व्यावसायिक हितों के लिए किया जाता है। इस भाषा में लिखे गए वाक्यों के समूह को पैराग्राफ कहते हैं। कई पैराग्राफ मिलकर एक सेक्शन तथा कई सेक्शन मिलकर एक डिवीजन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोबोल किसके लिए उपयोगी है? ऑप्शन नंबर बी सही है, व्यावसायिक कार्य के लिए उपयोगी है। व्याख्या में भी सेम दिया हुआ है। किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, कोबोल का यूज किया जाता है, ठीक है। कोबोल मतलब कंप्यूटर लैंग्वेज का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी है, डी में पेंट ब्रश। पेंट ब्रश जो दोस्तों कंप्यूटर भाषा नहीं है, बल्कि सी प्लस प्लस जो दिया हुआ ऑप्शन में, सी प्लस प्लस, जावा, ये सब जो है आपका कंप्यूटर ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ठीक है। और पेंट ब्रश ये कंप्यूटर भाषा नहीं है। निम्न में से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ई नंबर होगा, माइक्रोसॉफ्ट। तो दोस्तों और ऑप्शन में जो दिया है सी, सी प्लस प्लस, जावा और कोबोल, ये सब दोस्तों कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। जबकि माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर ऑपरेशन हेतु सॉफ्टवेयर बनाने वाली प्रमुख कंपनी का नाम है ये माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सी नामक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा जाने वाला पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, यूनिक्स था, यूनिक्स। सी नामक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा जाने वाला पहला ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स था। इसे वस्तुतः किसी भी कंप्यूटर पर स्थापित किया जा सकता है। यह एक ओपन सोर्स ओएस है, ठीक है, जिसको कोई भी यूज़र मॉडिफाई कर सकता है। यूनिक्स को मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक कंप्यूटर भाषा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, फास्ट। फास्ट दोस्तों क्या है? फास्ट कंप्यूटर भाषा नहीं है, फास्ट कोई कंप्यूटर भाषा नहीं है। जबकि ये जो ऑप्शन में और दिया है, सी हो गया, फोर्ट्रॉन हो गया और बेसिक हो गया, ये कंप्यूटर लैंग्वेज है ये सब, ठीक है। सी प्रोग्राम में निम्न में से किसका मतलब बराबर नहीं है, मतलब नॉट इक्वल टू है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा दोस्तों। ये साइन जो है इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू, मतलब सी प्रोग्राम में इस साइन का चिन्ह का अर्थ क्या होता है? नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं है, ठीक है। सी प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य यूनिक्स संचालन तंत्र यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली जगह भरना है। यहाँ पर खाली जगह में ऑप्शन नंबर सी होगा, अनुवांशिक। अनुवांशिक एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक वर्ग दूसरे वर्ग की विशेषताएं, डाटा क्षेत्र और विधि को ग्रहण करता है। मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी कि OOP, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है ये, में अनुवांशिक जो आपका होता है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक क्लास जो एक वर्ग की विशेषताएं, डेटा क्षेत्र और विधि को ग्रहण कर सकता है। या OOP में एक मौलिक अवधारणा है जो कोड के पुनः उपयोग को बढ़ावा देती है और कक्षाओं के बीच संबंध स्थापित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी प्रोग्राम के लूप में, तो डी नंबर भरेंगे यहाँ पे खाली जगह पे, ब्रेक। ब्रेक कथन लूप से तुरंत निष्कासित होता है तथा शेष लूप को छोड़ देता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, ब्रेक भरेंगे यहाँ पर, ठीक है। सी प्रोग्रामिंग में लूप के दौरान ब्रेक कथन लूप से तुरंत निष्कासित होता है, जबकि कंटिन्यू जो है, ये जो कंटिन्यू जो दिया है और ऑप्शन में, कंटिन्यू लूप को निष्पादित होने देता है, ठीक है। और इफ जो है आपका किसी कंडीशन के सत्य होने पर दिए गए निर्देश को पूर्ण करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी में प्री प्रोसेसर को, तो यहाँ पर खाली जगह में क्या भरेंगे? ऑप्शन नंबर बी,
दोस्तों सी में प्री प्रोसेसर को दोस्तों हैश हैश ऑप्शन नंबर बी हैश हैश यहाँ पे भरेंगे। हैश प्रतीक यानी कि सिंबल द्वारा परिभाषित किया जाता है। ठीक है, सी प्रोग्रामिंग भाषा में सी प्रोसेसर एक ऐसा प्रोग्रामर होता है जो सोर्स कोड को कंपाइलेशन से पहले प्रोसेस करता है। ये हैश सिंबल से शुरू होने वाले लाइन को आपका प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली जगह में क्या भरेंगे? ऑप्शन नंबर सी व्यू और शून्य। व्यू यहाँ पर भरेंगे। ठीक है, व्यू एक संभागी संरचना है। ठीक है, संभागी संरचना है जो कि आपका शून्य सूचकांक से शुरू होती है। यहाँ पर शून्य भरेंगे। ठीक है, और पहले वाला जो खाली जगह यहाँ पर व्यू भरेंगे। व्यू ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। सी भाषा में एरे एक वेरिएबल होता है जिससे एक ही प्रकार के बहुत से दस्तावेजों को स्मृति में संचित करके रखा जाता है। अर्थात एरे व्यू एक सारंगी यानी कि समांगी यानी कि नोमोजीनियस स्ट्रक्चर है जो शून्य सूचकांक से शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सी में उपयोगकर्ता परिभाषित फलन को आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। खाली जगह पर क्या भरेंगे? CLEF है, ऑप्शन नंबर सी भरेंगे। CLEF की बोर्ड की मदद से लिखा जाता है। ठीक है, सी प्रोग्रामिंग भाषा में यूजर्स जो है आपका फंक्शन को CLEF कीबोर्ड की मदद से लिखते हैं। इस भाषा में फलन दो प्रकार के होते हैं, बिल्ट इन फंक्शन और यूज़र डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, याद रखिएगा, 2 टाइप होते हैं। यूनिक्स को इसमें लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर ए होगा सी। यूनिक्स को सी में लिखा जाता है। ठीक है, यूनिक्स को ऑप्शन नंबर ए। यूनिक्स को सी प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा गया है। सी कंपाइलर सारे मशीनों और कंप्यूटर पर कार्य करने में सक्षम है, अतः इसका उपयोग बहुत ही व्यापक रूप से होता है। यह सामान्यतः सामान्य उद्देश्य यानी कि जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग भाषा है ये। ठीक है, सी भाषा सी लैंग्वेज कब विकसित की गई? ऑप्शन नंबर सी नंबर सही होगा दोस्तों। 1972 में सी लैंग्वेज को विकास किया गया था। सी भाषा का विकास 1972 में डेनिस रिची द्वारा किया गया था। ठीक है, डेनिस रिची द्वारा। सी प्रोग्राम किसकी मदद से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा, संकलक मतलब कंपाइलर की मदद से। ठीक है, सी प्रोग्राम जो है आपका कंपाइलर के प्रयोग द्वारा मशीनी लैंग्वेज में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी में साइज ऑफ क्या है? सी में साइज ऑफ क्या है? ऑप्शन नंबर ए संचालक, ऑपरेटर है ये। ठीक है, साइज ऑफ जो है ऑपरेटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन C++ भाषा का मूल निर्माता है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है दोस्तों। क्या है ऑप्शन नंबर सी में? बेजर्ने स्ट्रूप, ये जो है C++ के निर्माता हैं। C++ एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है, HL हाई लेवल लैंग्वेज है, जिसे वर्ष 1980 के दशक में आपका दोस्तों किन्होंने विकसित किया था? बर्जने स्ट्रूप द्वारा विकसित किया गया था। इसे AT&T यानी कि अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ कंपनी आपका बेल लैबोरेटरीज में विकसित किया गया था। ठीक है, इस प्रोग्रामिंग भाषा को सी घटक को महत्वपूर्ण रूप में बदले बिना सी में OOPS की एक विशेषता जोड़ने के लिए विकसित किया गया था। 1980 के दशक की शुरुआत में वर्जने स्ट्रूप द्वारा कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा विकसित की गई थी? ऑप्शन नंबर बी होगा, C++ विकसित की गई थी। ठीक है, ये भी व्याख्या में भी वही दिया हुआ सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुद्ध ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा बनने के लिए किसी भी प्रोग्रामिंग भाषा को निम्न में से किस विशेषता का समर्थन करना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो व्याख्या इसकी देख लेते हैं हम लोग। तो शुद्ध ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा बनाने के लिए किसी भी प्रोग्रामिंग भाषा को इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, ऑब्स्ट्रैक्शन एंड पॉलीमॉर्फिज्म विशेषता का समर्थन करना चाहिए। मतलब कि ये आपका ये तीनों यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा। क्या दिया है? उपयुक्त में से एक से अधिक। तो एक और चीज़ जुड़ गया है, ऑब्स्ट्रैक्शंस भी। ठीक है, तीनों ऑप्शन के अलावा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा इसका। निम्न में से कौन सी इज डॉट एरे ब्रैकेट कॉमा की सही परिभाषा C++ में कार्य करती है? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। तो ए में क्या है? इट चेक्स दैट द स्पेसिफाइड वेरिएबल इज ऑफ द एरे और नॉट। ठीक है,
तो अगर देखा जाए इसकी व्याख्या सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग भाषा में इस डॉट एरे ब्रैकेट कॉमा फंक्शन का उपयोग यह जांचने के लिए किया जाता है कि दिया गया वेरिएबल एरे का प्रकार है या नहीं, मतलब स्पेसिफाइड वेरिएबल इज ऑफ द एरे और नॉट। क्लास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही? ऑप्शन नंबर ए नंबर सही होगा। एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ इट्स क्लास। तो एन ऑब्जेक्ट इज इंस्टेंस ऑफ इट्स क्लास, इसे उसी तरह घोषित किया जा सकता है जैसे एक वेरिएबल घोषित किया जा सकता है, परंतु इसमें प्रोग्रामर को डेटा प्रकार के रूप में क्लास नाम का उपयोग करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग भाषा में एक अमूर्त वर्ग बनाने के लिए निम्न में से किसका यूज़ किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए नंबर यहाँ पर सही होगा दोस्तों। ए में क्या दिया है? बाई यूजिंग द प्योर वर्चुअल फंक्शन इन द क्लास, इसका यूज़ किया जाता है दोस्तों। आपका ऑब्स्ट्रैक्ट क्लास अवधारणाओं की एक्सप्रेशन ऑफ जनरल कॉन्सेप्ट के रूप में कार्य करते हैं, जिनमें अधिक विशिष्ट मतलब अधिक स्पेसिफिक क्लास प्राप्त किए जा सकते हैं। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग भाषा में एक अमूर्त वर्ग बनाने के लिए कम से कम एक शुद्ध वर्चुअल फंक्शन यानी कि प्योर वर्चुअल फंक्शन डिक्लेयर करके एक अमूर्त वर्ग बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग भाषा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ये बताना है, तो ऑप्शन नंबर ए नंबर यहाँ पर होगा। ए में क्या है? इन सी प्लस प्लस बोथ द स्टैटिक एंड डायनेमिक टाइप्स चेकिंग आर अलाउड। ठीक है, तो देखा जाए व्याख्या, तो प्रोग्रामिंग भाषा सी प्लस प्लस में दो प्रकार की चेकिंग किया जाता है। कौन कौन सा? स्टैटिक चेकिंग, ये क्या होता है? इस प्रकार की चेकिंग संकलन के समय आपका कंपाइलेशन टाइम में की जाती है, और डायनेमिक चेकिंग होती है। इस प्रकार की चेकिंग रन टाइम पर की जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। यदि कथन के अंत में सेमी कोलन का उपयोग नहीं किया जाता है तो सी प्लस प्लस द्वारा कौन सा स्टेटमेंट प्रदर्शित किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ई नंबर सही होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। तो यदि कथन के अंत में सेमी कोलन का उपयोग नहीं किया जाता तो सी प्लस प्लस द्वारा सिंटैक्स एरर प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है, कंपाइलर कोड को समझने में सक्षम नहीं होगा और त्रुटि संदेश उत्पन्न करेगा एवं उस पंक्ति को इंगित करेगा जहां सेमी कोलन का उपयोग नहीं किया गया या छूट गया है। सी प्लस प्लस में प्रोग्राम को संकलित और चलाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर सी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस F9 का यूज़ किया जाता है यहाँ पर। ठीक है, सी प्लस प्लस में प्रोग्राम को कंपाइल मतलब संकलित व रन करने के लिए कंट्रोल प्लस F9 या फिर ऑल्ट प्लस आर प्लस एंटर शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। ऑल्ट प्लस F5 जो है आपका ओपन यूज़र स्क्रीन आउटपुट स्क्रीन है। ठीक है, ओपन यूज़र स्क्रीन या फिर आउटपुट स्क्रीन है। ठीक है, ऑल्ट प्लस F9 क्या है? कंपाइल है। F5 क्या है दोस्तों? तो जूम है। F9 से क्या होता है? मेक होता है। कंट्रोल प्लस F5 क्या है? साइज या फिर मूव। ठीक, निम्न में से किस यूज़र मतलब उपयोगकर्ता परिभाषित हेडर फाइल एक्सटेंशन का उपयोग सी प्लस प्लस में किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा एच का। ठीक है, तो देखा जाए तो हेडर फाइलें प्रोग्रामिंग भाषाओं का एक अनिवार्य हिस्सा होते हैं जो अपने प्रोग्राम में पूर्व निर्धारित मानक लाइब्रेरी फंक्शन यानी कि प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन, डेटा प्रकार, मैक्रोज और अन्य सुविधाओं को शामिल करने के साधन के रूप में कार्य करती हैं। एच नामक जो यूज़र होते हैं वो परिभाषित हेडर फाइल एक्सटेंशन यानी कि यूज़र डिफाइंड हेडर फाइल एक्सटेंशन का यूज़ सी प्लस प्लस में किया जाता है। OOP में कौन सी विशेषता निम्न कोड द्वारा इंगित की गई है? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया हुआ है दोस्तों? ए में दिया है एनकैप्सुलेशन और इनहेरिटेंस। ठीक है, तो दिया गया है, देख लीजिए यहाँ पर कोड जो है आपका क्लास स्टूडेंट इंट मार्क्स है और क्लास टॉपर आपका दोस्तों कोलोन पब्लिक स्टूडेंट इंट एज है आपका ये। ठीक है, और टॉपर इंट एज आपका दिस डॉट एज इक्वल टू एज कॉमा दिए गए कोड में OOPs की इनकैप्सुलेशन व फिर इनहेरिटेंस विशेषता इंगित करता है ये सब। ठीक है, डेनिस किस प्रोग्रामिंग किताब के लेखक है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा, द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लेखक है दोस्तों डेनिस। ठीक है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नामक किताब के लेखक कौन है? डेनिस रिची व ब्रायन कर्निघन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी शार्प मतलब सी शार्प जो है आपका प्रोग्रामिंग भाषा का आविष्कार किया था किसने? ऑप्शन नंबर ए होगा आपका
ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों एंजर्स हजल्सबर्ग ने किया था, ठीक है। तो ये व्याख्या में भी वही आपका यही चीज़ दिया हुआ है, सेम चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आपका लिनक्स विंडोज़ को बनाया गया? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, सी से, ठीक है। सी से बनाया गया था, ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से लिनक्स विंडोज़ को बनाया गया था। एप्लेट्स, जिसे विशेष प्रोग्राम क्रिएट करने में निम्न में से प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा जावा है दोस्तों। ये एप्लेट्स जैसे विशेष प्रोग्राम क्रिएट करने के लिए जावा प्रोग्रामिंग भाषा का यूज़ करते हैं। एप्लेट्स जैसे जावा प्रोग्राम होते हैं। एप्लेट्स एक ऐसा जावा प्रोग्राम होता है जो वेब ब्राउज़र एम्बेड होते हैं, ठीक है, एम्बेडेड होते हैं और यूज़र के कंप्यूटर के वेब ब्राउज़र में रन होते हैं, ठीक है। जावा क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा है दोस्तों जावा, ठीक है। जावा एक सामान्य पर्पज़ के हेतु आपका कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसका उद्देश्य जो होता है एप्लीकेशन डेवलप करने वालों को एक बार लिखकर कहीं भी चलाने रन की सुविधा प्रदान करता है। तो अर्थात संकलित जावा कोड जो होता है, कंपाइल्ड जावा कोड सभी प्लेटफॉर्म्स पर चल सकता है। एंड्रॉयड के विकास में आधिकारिक रूप से जावा भाषा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड्रॉयड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा जावा, ठीक है। तो व्याख्या देख ही चुके हैं हम लोग इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सी और सी प्लस प्लस और जावा किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर ए नंबर होगा प्रोग्रामिंग भाषा का उदाहरण है ये, सी प्लस प्लस और जावा, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एग्जाम्पल है ये। यूनिकोड प्रदान करता है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए होगा प्रत्येक लैंग्वेज के सभी कैरेक्टर के लिए विशिष्ट कोड प्रदान करता है दोस्तों यूनिकोड, ठीक है। यूनिकोड जो होता है प्रत्येक भाषा के सभी अक्षर के लिए विशिष्ट कोड प्रदान करता है। कंप्यूटर मूल रूप से नंबरों से संबंध रखते हैं। ये प्रत्येक अक्षर और वर्ड के लिए एक नंबर निर्धारित करके अक्षर और वर्ड संग्रहित स्टोर करते हैं, ठीक है। यूनिकोड का आपका आविष्कार होने से पहले ऐसे नंबर देने के लिए सैकड़ों विभिन्न संकेत लिपि प्रणालियाँ थी, ठीक है। निम्न में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा विंडोज़ दोस्तों जो है आपका दिए गए विकल्पों में दोस्तों ये पास्कल बेसिक और कोबोल जो है आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। याद रखिएगा ये जो ऑप्शन और दिया है पास्कल, कोबोल और बेसिक जो है आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जबकि विंडोज़ एक क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ क्या है दोस्तों? ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, तो इस वजह से पूछा है नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए नंबर यहाँ पर सही होगा, विंडोज़। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? ऑप्शन नंबर ई नंबर सही होगा, पास्कल क्या है दोस्तों? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। उपयुक्त विकल्पों में पास्कल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यह एक उच्च स्तरीय मतलब हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका विकास वर्ष 1968 से वर्ष 1969 के मध्य निकलस रूथ ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली जगह में क्या भरेंगे यहाँ पर? तो ऑप्शन नंबर डी भरेंगे, ब्रेक, ठीक है। ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ जो है आपका लूप में स्टेटमेंट ब्लॉक के अंत में कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, ठीक है। कथन भी वही सेम दिया हुआ है, मतलब ये व्याख्या भी सेम दिया हुआ है। प्रोग्रामिंग में कुछ कथनों की बार बार पुनरावृत्ति को प्रायः क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए होगा लूपिंग कहा जाता है इसको, लूपिंग, ठीक है। कुछ कार्यों को एक ऑर्डर में बार बार करना जब तक एक दी हुई शर्तें पूरी हों उसे लूपिंग कहते हैं, ठीक है। प्रवेश नियंत्रण रूप ये लूप, एंट्री कंट्रोल लूप, कौन सा लूप है ये? तो ऑप्शन नंबर सी होगा फॉर लूप, तो ठीक है ये फॉर लूप है। व्याख्या भी सेम दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनिशियल वैल्यू टेस्ट कंडीशन इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट किस लूप का वाक्य विन्यास यानी कि सिंटैक्स है? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, फॉर लूप का, ठीक है। व्याख्या भी वही सेम दिया है। किसी भी कंडीशन को देखने के लिए किस कथन स्टेटमेंट का प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इफ का प्रयोग करते हैं किसी भी कंडीशन को देखने के लिए, ठीक है। ऑपरेटर, ये जो साइन दिया हुआ है एंड का साइन है, का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बिट वाइज एंड, ठीक है। बिट वाइज एंड में इसका यूज़ किया जाता है। आपका ऑपरेटर जो है आपका एंड का प्रयोग जो है आपका बिट वाइज एंड के रूप में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ब्रेक कथन स्टेटमेंट का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। सी में क्या है आपका, करंट
इटीरेशन को छोड़ने मतलब क्विट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा ये है दोस्तों, कौन सी हेडर फाइल आपका मैलॉक ब्रैकेट तथा कॉलॉक ब्रैकेट फंक्शन का प्रयोग करती है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा आपका दोस्तों stdlib.h फाइल, ठीक है। तो stdib जो आपका लिब हेडर फाइल जो है आपका दोस्तों मैलॉक ब्रैकेट तथा आपका कॉलॉक ब्रैकेट फंक्शन का प्रयोग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से टर्नरी ऑपरेटर को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए होगा कंडीशनल ऑपरेटर, इसका और नाम है। टर्नरी ऑपरेटर को कंडीशनरी ऑपरेटर भी कहा जाता है, दूसरा नाम इसका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हेडर फाइल के साथ किस चिन्ह का यूज़ किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए वाला जो साइन है उसका यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, हैज़ का यूज़। व्याख्या भी सेम वही दिया हुआ है। स्ट्रिंग की लंबाई लेंथ ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर ए होगा स्ट्रेलिन का उपयोग करते हैं, ठीक है। स्ट्रेलिन की लंबाई लेंथ ज्ञात करने के लिए स्ट्रेलिन फंक्शन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग को लोअर केस में बदलने के लिए किस फंक्शन का यूज़ होता है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा आपका strlwr का, ठीक है, ठीक है। व्याख्या भी आपका सेम दिया हुआ है। स्ट्रिंग को अपर केस में बदलने के लिए किस फंक्शन का यूज होता है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों स्ट्रपर का, ठीक है। strupr फंक्शन का प्रयोग द्वारा एक स्ट्रिंग को अपर केस में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी करने के लिए किस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा दोस्तों strcpy, ठीक है, फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर व्याख्या भी वही सेम दिया है। स्ट्रिंग की प्रतिलिपि बनाने के लिए किस फंक्शन का यूज़ करते हैं? ऑप्शन नंबर ए होगा strdup का, ठीक है, strdup का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन अंकीय डेटा का प्रकार है? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। डी में केवल बी और सी, मतलब बी में क्या है आपका फिक्स्ड पॉइंट और सी में क्या है फिक्स्ड पॉइंट और बी का देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। बी में दिया दोस्तों फ्लोटिंग पॉइंट और फिक्स पॉइंट, ये दोनों दोस्तों क्या है आपका अंकीय डेटा का प्रकार है। कंप्यूटर डिजिटल आंकड़ों को संप्रेषित करने के लिए आंकड़ों को द्विआधारी संख्या यानी कि बाइनरी नंबर्स में रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। बाइनरी संख्या फिक्स्ड पॉइंट या फिर फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप के रूप में प्रदर्शित होती है। ये खाली जगह में क्या भरेंगे? ऑप्शन नंबर दोस्तों सी नंबर भरेंगे, विन्यास डेटा मान के समान प्रकारों का संग्रह है जिनका समान नाम होता है, ठीक है। तो विन्यास जो एरे डेटा मान के समान प्रकारों का संग्रह है जिनका समान नाम होता है। सभी विन्यास निकटतम मेमोरी स्थान धारण करते हैं। निकटतम मतलब लोवेस्ट एड्रेस पहले तत्व से और उच्चतम पता अंतिम तत्व मतलब लास्ट एलिमेंट से मेल खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेटबीन्स के दृश्य घटक होते हैं जो आरंभ से अंत तक के घटकों को खींचकर छोड़ने का कार्य करते हैं। तो ये खाली जगह पे क्या भरेंगे? ऑप्शन नंबर रेडियो बटन इसका एक उदाहरण है, ठीक है, रेडियो बटन। तो नेटबीन्स जावा आपका PHP C++ और अन्य प्रोग्रामिंग भाषाओं के साथ विकास के लिए एक ओपन सोर्स एकीकृत विकास वातावरण है। इसे जावा डेस्कटॉप अनुप्रयोगों के विकसित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मॉड्यूल घटकों के एक मंच के रूप में जाना जाता है। इसमें दृश्य घटक होते हैं जो आरंभ से अंत तक के घटकों को खींचकर छोड़ने का कार्य करते हैं। रेडियो बटन इसका एक उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस ऑपरेटर का प्रयोग जो है आपका ऑपरेंड के मान वैल्यू की कंपेयर के लिए किया जाता है, तुलना के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा दोस्तों, संबंध परक संचालक का यानी कि रिलेशनल ऑपरेटर का। व्याख्या भी सेम दिया हुआ है। निम्न में से कौन सा एरे का nवां तत्व देता है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, एरे आपका ब्रैकेट में n.1, ठीक है। एरे का प्रथम तत्व 0 से प्रारंभ होता है, इसलिए एरे का nवां तत्व आपका एलिमेंट क्या होता है? एरे n.1 होता है। एरे का सूचकांक मतलब 0, इंडेक्स नंबर 0 किसी भी एरे का आधार पता होता है, ठीक है। किसी एरे में संचित किया जाने वाला पहला मान सूचकांक 0 पर संचित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा a+b स्टार सी का उपसर्ग रूप है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों ए नंबर होगा, +a*bc, ठीक है। तो ये दिया गया है, देख लीजिए व्याख्या दिया गया है, इनफिक्स a+b*c को
प्रीफिक्स फ्रॉम यानी कि उपसर्ग रूप में परिवर्तित करने पर क्या होगा, ए प्लस बी स्टार सी होगा। फिर उसके बाद ए प्लस स्टार बी सी, माना कि लेट कर लीजिए स्टार बी सी इक्वल टू वाई मान लेते हैं हम, ठीक है। तो ए प्लस स्टार बी सी की जगह पर वैल्यू वाई रख दीजिए, ठीक है। तो क्या आएगा, प्लस ए वाई आ जाएगा इसको जोड़ने पे, ठीक है। अब वाई का मान रखने पर क्या होगा दोस्तों, वाई का मान अगर हम रखते हैं, देखिए ये प्लस ए वाई दिया हुआ है तो इक्वल टू प्लस ए वाई की जगह पे क्या रखेंगे, यहाँ पर वाई की जगह पर स्टार बी सी रख दीजिए। यहाँ पर आगे आता है ए प्लस बी स्टार सी का उपसर्ग रूप क्या होगा, प्लस ए, क्या आया आंसर, ये प्लस ए स्टार बी सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एरे की आवश्यकता का अत्यधिक उपयोग करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया हुआ है, स्पेटियल लोकेलिटी होगा, ठीक है। तो देखा जाए तो स्पेटियल लोकेलिटी एरे की अवधारणा का सर्वाधिक उपयोग करता है या डेटा तत्वों निर्देशों के उपयोग को संदर्भित करता है जो भंडारण स्थानों में अपेक्षाकृत करीब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्यू से हटने के पहले जांच की जाने वाली आवश्यक शर्त क्या होती है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अंडर फ्लो उसको कहा जाता है। क्यू से हटाने के पहले जांच की जाने वाली आवश्यक शर्त क्या होती है, अंडर फ्लो है। इससे यह पता चलता है कि जांच के लिए कोई डेटा है भी या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम किसी एरे का सर्वोत्तम संभव तरीके से वर्णन कैसे कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर सही होगा। बी में आपका कंटेनर दैट स्टोर्स द एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर टाइप्स। तो एरे का ऐसा वेरिएबल्स होता है जिससे एक ही प्रकार के बहुत से डाटा को स्मृति में संचित करके रखा जाता है। अर्थात एरे बनाने के लिए हम एक ही समय में एक प्रकार के दस्तावेजों के लिए बहुत से वेरिएबल बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मॉड्यूलरिटी के बारे में कौन सा कथन सही है। मॉड्यूलरिटी के बारे में कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी नंबर सही है कथन। तो यहाँ पर बी में क्या दिया हुआ है दोस्तों, बी में दिया हुआ है मॉड्यूलरिटी आपका रेफर्स टू डिवाइडिंग ए प्रोग्राम इनटू सबसिक्वेंट स्मॉल मॉड्यूल्स और इंडिपेंडेंट पार्ट्स। तो मॉड्यूलरिटी का तात्पर्य एक प्रोग्राम को छोटे मॉड्यूल या फिर स्वतंत्र भागों में विभाजित करना है, ठीक है। मॉड्यूलरिटी रिफर्स टू डिवाइडिंग ए प्रोग्राम इनटू सबसिक्वेंट स्मॉल मॉड्यूल और इंडिपेंडेंट पार्ट्स। इस अवधारणा का उपयोग जो है आपका मुख्य रूप से एक प्रणाली को परस्पर निर्भरता और स्वतंत्रता को अलग अलग डिग्री में तोड़कर जटिलता को कम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग भाषा में एरे कितने प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी नंबर यहाँ पर सही होगा। दीज आर टू टाइप ऑफ एरे, दो तरह के होते हैं दोस्तों। तो दो प्रकार कौन कौन से हैं देख लेते हैं। पहला है आपका एक आयामी एरे, वन डायमेंशनल एरे होता है, और दूसरा होता है मल्टी डायमेंशनल। तो वन डायमेंशनल एरे क्या होता है इसको पहले देख लीजिए। यह वह एरे होता है जिसमें सिर्फ सबस्क्रिप्ट का प्रयोग होता है। और मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होता है, इनमें दो या दो से अधिक सबस्क्रिप्ट या फिर तालिकाएं होती हैं। इसमें एरे का वर्णन करने के लिए डीम, प्राइवेट या फिर पब्लिक स्टेटमेंट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से वृत्ताकार क्यू का दूसरा नाम क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा सही, रिंग बफर दूसरा नाम इसका है दोस्तों। आपका वृत्ताकार क्यू का दूसरा नाम रिंग बफर इसको बोला जाता है। मतलब सर्कुलर क्यू का दूसरा नाम क्या है आपका, रिंग बफर होता है। वृत्ताकार क्यू में आपका लास्ट एलिमेंट क्यू के पहले एलिमेंट से जुड़ा होता है जो कि एक वृत्त बनाता है, इसलिए वृत्ताकार क्यू की संरचना को रिंग संरचना के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा डाटा और उसकी कार्यक्षमता को एक एकल इकाई में लपेटने को संदर्भित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। सी में है दोस्तों इनकैप्सुलेशन जानकारी को नियंत्रित करने की प्रक्रिया या फिर तरीका है, या डाटा और उसकी कार्यक्षमता को एक इकाई में लपेटने को संदर्भित करता है, जबकि जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया या तरीका को एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। नोट देख लीजिए, डाटा को एब्स्ट्रैक्ट करने में सहायता करने वाली वस्तुओं को एनकैप्सुलेट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनफिक्स नोटेशन को पोस्ट फिक्स नोटेशन में बदलने के लिए किस डाटा स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए नंबर सही होगा दोस्तों, स्टैक का यूज़ किया जाता है, स्टैक का, ठीक है दोस्तों। इनफिक्स नोटेशन को पोस्ट फिक्स नोटेशन में बदलने के लिए स्टैक डाटा स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। स्टैक एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है जहां डाटा को रिमूवल व फिर इंसर्शन एक ही एंड पर होता है, ठीक है। इनफिक्स को प्रीफिक्स नोटेशन में बदलने के लिए किस डाटा संरचना की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, स्टैक की, ठीक है। तो ये व्याख्या हम लोग पहले भी देख चुके हैं।
वह डाटा स्ट्रक्चर जिसमें डाटा पीछे रियर से जोड़ा जाता है और आगे आपका फ्रंट से हटाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा आपका, क्यूई कहते हैं। ठीक है, तो क्यूई एक ऐसा लिनियर डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें डाटा को पीछे रियर से जोड़ा जाता है और फ्रंट से हटाया जाता है। यह लास्ट इन फर्स्ट आउट LIFO के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, जबकि स्टैक फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो के सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों अगर देखा जाए तो पुश करेंगे तो ABC और फिर .N, ठीक है, पॉप, फिर उसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो पुश पॉप में देखा जाए दोस्तों तो एक तरफ आपका हो रहा है ABC और फिर .N हो रहा है, फिर स्टैक अगर करेंगे तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्यूई डाटा स्ट्रक्चर का प्रयोग करता है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा लीफो। ठीक है, लीफो व्याख्या देखी चुके हैं हम लोग। स्टैक डाटा स्ट्रक्चर का प्रयोग करता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, फीफो। ठीक है, व्याख्या इसकी भी देख चुके हैं हम लोग। प्रेफिक्स एक्सप्रेशन स्टार प्लस AB माइनस CD का समतुल्य पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, मतलब ऑप्शन यहाँ दिया हुआ, देखते हैं क्या होता है। इसका ए नंबर आंसर सही होगा, AB प्लस CD डॉट ये स्टार होगा। ठीक है, इसका ए नंबर सही होगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए, यदि ऑपरेट से पहले आपका अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन में दिखाई देता है तो उसे प्रीफिक्स एक्सप्रेशन कहते हैं, जबकि यदि ऑपरेटर आपका ऑपरेट के बाद अभिव्यक्ति में दिखाई देता है तो उससे आपका क्या कहते हैं? पोस्ट फिक्स एप्लीकेशन कहते हैं। प्रीफिक्स एप्लीकेशन में क्या होता है दोस्तों? कंडीशन ये होती है स्टार प्लस AB माइनस CD होता है। पोस्ट फिक्स ये एक्सप्रेशन में क्या होता है? AB प्लस CD ये डैश स्टार होता है दोस्तों। प्रीफिक्स में क्या होता है आपका? स्टार प्लस AB माइनस CD बराबर ये आपका हो जाएगा एरो स्टार ब्रैकेट में A प्लस B स्टार C माइनस D हो जाएगा। इनफिनिक्स में इक्वल टू क्या होगा? AB ब्रैकेट में प्लस CD ब्रैकेट में और AB A प्लस B ब्रैकेट में C माइनस D स्टार हो जाएगा। ठीक है, पोस्ट फिक्स में क्या होगा? AB प्लस CD माइनस K होगा। अंततः ये अतः क्या होगा लास्ट में आपका? स्टार प्लस AB माइनस CD का पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन AB प्लस CD स्टार होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एरे डाटा स्ट्रक्चर का लाभ है? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी नंबर यहाँ पर सही होगा, ईजियर टू एसेस द एलिमेंट्स इन एनी एरे। ठीक है, तो एरे एक वेरिएबल होता है जिसमें एक ही प्रकार के बहुत से दस्तावेजों की स्मृति में संचित करके रखा जाता है। एरे बनाने के लिए यूज़र एक ही समय में एक प्रकार के दस्तावेजों के लिए बहुत से वेरिएबल बनाते हैं। एरे में संचित किए जाने वाला पहला मान सूचकांक 0 पर संचित होता है। एरे डाटा स्ट्रक्चर का प्रमुख लाभ होता है ईजियर टू एसेस द एलिमेंट इन एरे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकसित उपकरण जैसे टेक्स्ट एडिटर, कोड लाइब्रेरी, कंपाइलर तथा टेस्टिंग प्लेटफॉर्म IDE के यहाँ पर खाली जगह में क्या भरेंगे? C नंबर भरेंगे। एकल फ्रेमवर्क में मौजूद रहते हैं ये। ठीक है, तो ये व्याख्या भी आपका सेम ही दिया हुआ है। इनमें से कौन सी सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों, उपयुक्त सभी, यानी कि C है, PL/360 है दोस्तों, और फिर पास्कल भी है। ठीक है, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ एबव। व्याख्या भी आपका सेम दिया हुआ क्वेश्चन की तरह। नेक्स्ट है आपका, कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा में कंप्यूटर सहजतया बिना कंपाइलर की सहायता से समझाया जा सकता है? ऑप्शन नंबर सी होगा, तार्किक प्रोग्रामिंग भाषा को। ठीक है, सीखने के लिए आपका लॉजिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सबसे सहज होती है। इस भाषा को बिना कंपाइलर की सहायता से भी समझाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के क्षेत्र में TXT, DOC और SMP क्या है दोस्तों? ये ऑप्शन नंबर सी होगा, फाइल एक्सटेंशन है ये। ठीक है, खाली जगह में क्या भरेंगे? फाइल एक्सटेंशन है ये, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो कंप्यूटर के क्षेत्र में .txt, .doc, .smp फाइल एक्सटेंशन है। फाइल एक्सटेंशन मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल के प्रकार को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SDLC आपका ऑप्शन नंबर इसमें बी नंबर खाली जगह में भरेंगे। SDLC के इनिशिएशन फेज में डाटा प्रोपोजल को तैयार किया जाता है। ठीक है, SDLC का फुल फॉर्म देख लीजिए, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, के इनिशिएटिव डाटा में डाटा प्रोपोजल को तैयार किया जाता है। OLAP का अर्थ क्या है दोस्तों?
तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा फुल फॉर्म, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। ठीक है, इसका फुल फॉर्म देख लिए आप लोग, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। OLAP डेटा आपका वेयर हाउस, डेटा मार्ट या कुछ अन्य आपका एकीकृत यूनिफाइड केंद्रीकृत डेटा स्टोर से बड़ी मात्रा में डेटा पर उच्च गति पर बहुआयामी मतलब विश्लेषण यानी कि मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस सॉफ्टवेयर है। ठीक, CAD का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ठीक है, तो इसका प्रयोग जो होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन का प्रयोग दोस्तों नक्शा नवीसी के क्षेत्र में होता है, याद रखिएगा। CAD का फुल फॉर्म क्या है? वही है, सेम क्वेश्चन, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ठीक है, CAD एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर में 2D और 3D मतलब 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए होता है। ठीक है, CAD का। कंप्यूटर में किसी भी प्रोग्राम की सूची को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मेन्यू कहा जाता है इसको। ठीक है, मेन्यू कहा जाता है। निम्न में से कौन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों, ओरेकल। ओरेकल दोस्तों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं, ओरेकल एक DBMS सॉफ्टवेयर है ये ओरेकल। ठीक है, और बाकी जो आपका पर्ल है, जावा है और आपका फॉक्स प्रो, ये जो ऑप्शन में तीनों दिया है, ये आपका प्रोग्रामिंग भाषा है, लैंग्वेज है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा प्रोग्राम हार्डवेयर के जैसा अस्थायी होता है और रोम में संग्रहित होता है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, फ्रेमवेयर। ये फर्मवेयर प्रोग्राम जो है आपका हार्डवेयर के जैसा अस्थायी होता है और रोम में संग्रहित होता है। फर्मवेयर आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का मिश्रित रूप होता है जो सॉफ्टवेयर को संदर्भित करता है, जिसे आमतौर पर निर्माता द्वारा मशीन डिवाइस या फिर माइक्रोचिप में अस्थायी रूप से आपका स्थापित इंस्टॉल किया जाता है। इसे विशेष प्रकार की मेमोरी फ्लैश रोम में स्टोर किया जाता है। खाली जगह में क्या भरेंगे? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी भरेंगे, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम एक समुच्चय है जिसका उपयोग कंप्यूटर पर कार्यों को करने में मदद करने के लिए किया जाता है। दोस्तों कंप्यूटर पर कार्यों को करने में मदद करने के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम का एक समुच्चय सॉफ्टवेयर कहलाता है, जो किसी कार्य को करने के लिए कंप्यूटर के हार्डवेयर को निर्देशित करने वाले निर्देशों का एक समूह होता है। नेक्स्ट है आपका, सर्वर से जानकारी को पुनः प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के HTTP अनुरोध का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी होगा, GET गेट का। ठीक है, सर्वर से जानकारी पुनः प्राप्त करने के लिए गेट का उपयोग किया जाता है, जबकि पोस्ट, ये जो ऑप्शन में दिख रहा है पोस्ट हमेशा रिसोर्स बनाने के लिए यूज होता है, और पुट का जो यूज होता है ऑप्शन में जो दिया है पुट रिसोर्स की उपलब्धता जांचने के लिए यूज होता है, और पैच जो दिया हुआ है ऑप्शन में, पैच हमेशा रिसोर्स को अपडेट करने के लिए यूज होता है, प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खाली जगह में क्या भरेंगे? ऑप्शन नंबर सी भरेंगे दोस्तों, एप्लेट्स। ठीक है, एप्लेट्स जावा में एक एप्लीकेशन होती है जिसका उपयोग आपका क्लाइंट साइड पर छोटे एप्लीकेशंस को भेजने और उन्हें चलाने मतलब रन करने के लिए किया जाता है। इसका यूज दोस्तों एप्लेट्स का। ठीक है, एप्लेट्स जावा में एक एप्लीकेशन होती है जिसका उपयोग क्लाइंट साइड पर छोटे एप्लीकेशन को भेजने और उन्हें रन करने के लिए किया जाता है। एप्लेट्स एक विशेष प्रकार का प्रोग्राम होता है जो डायनेमिक कंटेंट उत्पन्न करने के लिए वेब पेज में एम्बेड किया जाता है। यह ब्राउज़र के अंदर रन करता है और क्लाइंट साइड पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें खाली जगह में क्या भरेंगे? ऑप्शन नंबर सी भरेंगे, हेड अवयव में HTML पेज के बारे में मेटा जानकारी होती है। ठीक है, तो हेड जो होता है दोस्तों एलिमेंट मेटा डेटा के बारे में, डेटा के लिए एक आपका कंटेनर है जिसमें आपका HTML पेज के बारे में मेटा जानकारी होती है। इसे HTML टैग और आपका बॉडी टैग के बीच में रखा जाता है। दोस्तों इसी के साथ ही वीडियो समाप्त होती है। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।